नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर। ये चर्चा बहुत जरूरी रहेगी, स्पेशली एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप एक एस्पिरेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की या फिर स्टेट पीएससी के, तो ये चर्चा पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉलिसी लेवल पे कैसे इंटरवेंशन लाने की जरूरत पड़ती है, पॉलिसी लेवल में कैसे बदलाव लाना चाहिए और आपकी विचारधारा किस दिशा में डेवलप होनी चाहिए, उसके प्रति काफी अच्छी आइडिया आपको मिलेगी। हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में। गवर्नमेंट रिपोर्ट है, ये काफी बड़ी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि एवं पशुधन धरतियों का मूल्यांकन किया गया 2019 तक। यानी कि दे हैव असेस्ड द एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स की इनकम क्या है, उनके पास लाइव स्टॉक कितना है, कितने एनिमल्स है, कितना उनका इनकम आ रहा है, ये उन्होंने गेज किया है। जनवरी दिसंबर 2019 दी एनएसएस 77th राउंड की ये रिपोर्ट है। सितंबर 2021 में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। मॉस्पी ने रिलीज किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। काफी बड़ी रिपोर्ट है, इनफैक्ट 4000 पन्नों की रिपोर्ट है। लेकिन हम लोग इस रिपोर्ट से कुछ चीजें ऑब्जर्व करने वाले हैं और एक कंक्लूजन पे आएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे कि रूरल हाउसहोल्ड की जो इनकम है उसके प्रति एक ऑब्जर्वेशन करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या पॉलिसी लेवल बदलाव आने चाहिए, उसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। वो हमारा फोकस एरिया रहेगा। चलिए समझते हैं इस चीज को। ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आइडिया लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @RahulSai222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट आवर वेबसाइट या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस एंड टू अवेल आवर सर्विसेज। चलिए सबसे पहले कंक्लूजन पे ही चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रिपोर्ट से हम लोग कुछ चीज कंक्लूड करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, क्या ऑब्जर्वेशन है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स है, और ये मेजॉरिटी में है, दे नाउ डिपेंड एक्चुअली ऑन वेज वर्क। यानी कि इस रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है, वो मैं कह सकता हूं, जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो है कि हमारे देश में जो स्मॉल एंड मार्जिनल हाउसहोल्ड्स है, जिनके पास बहुत ही कम जमीन है, उनकी जो जमीन की इनकम आ रही है वो काफी कम है। यानी कि मोर एंड मोर स्मॉल एंड मार्जिनल रूरल हाउसहोल्ड्स आर एक्चुअली लिविंग ऑन वेजेस रादर देन फार्मिंग। यानी कि उनके पास खेत तो है, थोड़ा बहुत खेत है, लेकिन उस खेत से उनकी उतनी ज्यादा इनकम नहीं आ रही है। वो डेली वेज, डेली लेबरर्स बन के वेज अर्न कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं। ये है कंक्लूजन। चलिए थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं, क्लोजर एनालिसिस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, ये तो हम क्वाइट श्योर कि आप इसको जानते होंगे। ये जो स्लाइड यहाँ पे डाली गई है, यहाँ पे रूरल हाउसहोल्ड्स का एक एनालिसिस किया हुआ है। कितने रूरल हाउसहोल्ड्स है और कितने लोगों के पास कितना लैंड है। अगर आप देखिए यहाँ पे, लैंड पोजेस्ड बाय एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स लेस देन 1 हेक्टेयर, राइट, इट इज 70.4%। नॉन एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स में 98.9% लोगों के पास बहुत ही कम लैंड है। अगर हम लोग बात करें बड़े फार्मर्स कितने हैं, 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड पोजेस करने वाले एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स काफी कम है। तो इस पर्टिकुलर चीज से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें यह समझ में आ रहा है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स यहां पे 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड जो पोजेस करते हैं इंडिया में, जितने हाउसहोल्ड्स है उसमें से 83.5% ऐसे हाउसहोल्ड्स है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ये अंडरस्टैंडिंग है। इनफैक्ट ये तो मुझे लगता है कि सारे लोग जानते ही हैं, क्योंकि ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि इंडिया में एग्रीकल्चर एक मेजर सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो है ही है। लेकिन जितने भी हाउसहोल्ड्स हैं उनके पास कितना लैंड है, 83.5% हाउसहोल्ड्स ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, यानी कि वो मेजॉरिटी में। आई होप कि आप ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं, राइट, वी आर हियर। अब इसके अलावा इस रिपोर्ट से ये भी ऑब्जर्वेशन मिली है कि अगर हम लोग 2002, 2003 से 2018-19 का डेटा कंपेयर करें, तो पिछले 15-16 साल में आप यहां पे ऑब्जर्व करके देखिएगा, मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स, मार्जिनल मतलब जो छोटे किसान हैं, छोटे लैंड वाले हाउसहोल्ड्स हैं, और जो लैंडलेस है उनकी मात्रा बढ़ रही है। यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम जो लैंड है उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। और यहां पे आप देख सकते हो स्मॉल एंड जो सेमी मीडियम फार्मर्स है, यानी कि 1 से 4 हेक्टेयर वाले जो हाउसहोल्ड्स हैं उनकी मात्रा घट रही है। यानी कि यही लोग मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स बन रहे हैं। और मीडियम और लार्ज हाउसहोल्ड्स है, फार्मर्स, जहां पे भी मैं कहूँगा 4 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो
उनके भी नंबर्स आप देख सकते हो यहाँ पे घट रहे हैं। तो ट्रेंड क्या है, सबसे पहले तो मैंने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ पिछले 15-16 सालों का ट्रेंड ये है कि जो स्मॉल मीडियम फार्मर्स थे, जो मीडियम लार्ज फार्मर्स थे, उनके भी नंबर्स घट रहे हैं, यानी कि वो लोग स्मॉल मार्जिनल में टर्न हो रहे हैं। ये एस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि मोर एंड मोर फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। दिस इज ऑलरेडी नोन फैक्ट टू एवरीबडी। लेकिन इस रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है? देखिए, इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि वो लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं। यहां पे आप देखिए रूरल हाउसहोल्ड्स में पैसा कहां से आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूरल हाउसहोल्ड्स की एवरेज पर मंथ जो इनकम है, एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स इन रूरल एरियाज, 10,000 के आसपास उनकी मंथली इनकम है। और उस 10,000 रुपए में से जो फार्म से आ रहा है, यानी कि उनके पास जो भी खेत है, उस खेत से कितना पैसा आ रहा है? उस खेत से 37% पैसा आ रहा है। और एनिमल्स, लाइव स्टॉक से कितना पैसा आ रहा है? 15% यहां से पैसा आ रहा है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा 52% ऑफ मनी इज बीइंग अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, राइट। यानी कि अगर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 52 रुपया एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक से, पशुधन से आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां पे देखिए वेज इनकम और नॉन फार्म बिजनेस से कितना आ रहा है? 39% इज कमिंग फ्रॉम वेजेस, 1.3% इज कमिंग फ्रॉम लीजिंग, जो भी उनका लैंड है उस लैंड को लीज पे देने से। और नॉन फार्म बिजनेस इनकम इज ऑल्सो वेरी वेरी ह्यूज, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा 48% ऑफ द इनकम इज कमिंग फ्रॉम नॉन फार्म एक्टिविटीज। यानी कि 100 रुपए में से 48 रुपए उन्हें नॉन फार्म एक्टिविटीज से आ रहे हैं। अब इसके अंदर भी हम लोग एक क्लोजर लुक देखें कि इन एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स में भी जो पैसा नॉन फार्म से आ रहा है वो कहां पे प्रिडोमिनेंट है। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो आप समझोगे क्या हो रहा है यहाँ पे। साइज ऑफ लैंड पोजेस्ड, और मैं चाहता हूं कि जो व्यूअर्स है वो इस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करें, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम जो लैंड है उसके ऊपर फोकस करें। जो ग्रीन में दिखाया गया है वो है फार्म इनकम, जो येलो में दिखाया गया है वो है इनकम फ्रॉम वेजेस, और जो ग्रे कलर में दिखाया है वो है इनकम फ्रॉम अदर्स। और अगर आप ये 3 पट्टियां यहां पे देखोगे आपको समझ में आएगा 1 हेक्टेयर से भी कम जिनके पास लैंड है उनका जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो काफी कम है। आप देख सकते हो यहाँ पे 0.4 to 1 हेक्टेयर वाले जो है वहां पे 40%, अप्रोक्सीमेटली 40 से थोड़ा ज्यादा फार्म इनकम से आ रहा है। लेकिन अगर आप उसके नीचे चले जाओगे यहाँ पे फार्म इनकम और भी कम हो रही है, और यहाँ पे भी फार्म इनकम काफी कम है। और अगर आप नॉन फार्म इनकम देखिए, एग्रीकल्चरल वेजेस जो येलो पार्ट में है बहुत ज्यादा प्रतिशत, यानी कि 50% से भी ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, 50% से भी ज्यादा यहाँ पे है वेज इनकम, यानी कि उनकी जमीन से उन्हें ज्यादा इनकम नहीं आ रही है। अदर इनकम सोर्सेस है, लैंड लीजिंग से एटसेट्रा, नॉन फार्म बिजनेस से, और मेजॉरिटेरियनली वेज इनकम उनकी चल रही। तो इससे हम लोगों ने क्या एस्टेब्लिश किया? सबसे पहली चीज, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स बहुत ज्यादा है, और उसमें भी जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है उनकी इनकम कहां से आ रही है? उनकी इनकम खेती से नहीं आ रही है, उनकी इनकम वेजेस से, डेली काम करके, डेली का रोजमर्रा का काम करके जो इनकम आ रही, वेज आ रही, वही उनका मेजर इनकम बन चुका है। तो क्या एस्टैब्लिश किया? व्हाट इज द टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन? द टेक हियर इज दैट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर एक्चुअली टर्निंग इनटू लेबरर्स इन इंडिया। ये क्या दर्शाता है? ये एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दर्शाता है हमारे देश में। और इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की अगर हमें रेजोल्यूशन चाहिए तो हमें एक कॉम्प्लेक्स और एक कोजेंट हमें एग्रीकल्चरल पॉलिसी की जरूरत है। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं बहुत सारे स्कीम्स की, राइट? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राइट? पशुधन की योजना है, फसल बीमा योजना है, कृषि सिंचाई योजना है, बहुत सारी योजना है, पीएम किसान योजना है। तो यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं दे डू फोकस ऑन लैंड बेस्ड इनकम, यानी कि अगर आप पीएम किसान में आप इनपुट सब्सिडी दे रहे हो, फसल बीमा योजना में अगर आपके पास जमीन है तो जमीन के ऊपर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, सिंचाई योजना में आपको इरिगेशन के लिए कुछ मिल रहा है, राइट? अगर आप सब्सिडी भी दे रहे हो फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर कहाँ जा रहा है? फर्टिलाइजर जा रहा है लैंड में। लेकिन आप लोगों ने देखा यहाँ पे लैंड से इनकम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कितनी है? बहुत ही कम है। नॉन लैंड इनकम यानी कि वेज इनकम काफी ज्यादा बन रही है। और यहां पे भी अगर हम लोग और एक क्लोजर लोग देखेंगे तो स्टेट दर स्टेट ये डिफर होते रहती है। तो जो हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी है जिसका इनपुट फोकस काफी ज्यादा लैंड पे है, उसे कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी चाहिए। देखिए, यही एक एलिगेशन होता है। इनफैक्ट बहुत से लोग जब भी एग्रीकल्चर की बातें आती है तो वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते हो, कहते हैं कि एग्रीकल्चर में यार बहुत ज़्यादा सब्सिडीज आती है, सरकार सब कुछ पैसा दे रही है, सरकार सब कुछ फ्री दे रही है, फलाना ढिमकाना चल रहा है।
लेकिन आपको ये समझना है, ये जो पॉलिसी, ये जो भी मदद मिल रही है, लैंड बेस्ड फार्मर्स को बहुत ज़्यादा जा रही है। यानी कि फार्मर पॉलिसी हैज़ बीन, आई वुड से, वन साइज फिट्स ऑल। तो वहाँ पे जिनके पास लैंड है, आपने इस पर्टिकुलर ग्राफ से देखा होगा, जिनके पास लैंड ज़्यादा है, आप यहाँ पे देखिए 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जिनके पास लैंड है, उनकी एग्रीकल्चरल इनकम देखिएगा यहाँ पे, इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज। उनकी वेज इनकम काफ़ी कम है, उनकी एग्रीकल्चरल इनकम काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी मदद मिल रही है उसका फ़ायदा यहाँ पे बड़े फार्मर्स को काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है। ये हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया। तो इसके लिए हमें स्ट्रैटेजीज किस तरह की लानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज में क्या बदलाव लाना पड़ेगा, यहाँ पे एक कम से कम डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन की ज़रूरत है। हमें एक साउंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी लानी पड़ेगी, नॉट जस्ट एट द नेशनल लेवल। प्लीज समझिए कि नेशनल लेवल पे तो लानी है, लेकिन हर स्टेट के लिए एक अलग तरह का सोल्यूशन काफ़ी ज़रूरी है इंडिया में। एक रीजनल सोल्यूशन की भी ज़रूरत होती है। हम बात करते हैं डबलिंग फार्मर इनकम की, लेकिन इस डिस्कशन से मुझे ये पता चलता है कि कौन सी इनकम मैं डबल करूं, ये सवाल ज़रूर उठ जाता है, राइट। हम लोग डबलिंग फार्मर इनकम की बात करते हैं। फार्म इनकम अगर डबल कर रहे हैं, जो खेत से आ रही है उसकी इनकम और जो लाइफ स्टॉक से आ रही है उसकी इनकम, लेकिन आपने देखा कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उनकी जो ये इनकम है फार्म से आती है, वो तो मिनिस्क्यूल है। तो अगर आप डबलिंग फार्म इनकम करना चाहते हो, तो क्या आप वेज इनकम बढ़ाना चाहते हो? दैट इज अ बिग बिग क्वेश्चन, दैट इज अ बिग बिग डिबेट इन इंडिया। इसके अलावा जो भी हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने चाहिए, वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि लैंड ओनर्स, यानी कि लैंड बेस्ड स्कीम्स जो आ रही है वो तो चाहिए, ठीक है, लैंड बेस्ड स्कीम तो चाहिए, बट उसके अलावा जो लैंड ओनर्स नहीं है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज में है, एग्रीकल्चरल वेज लेबरर्स है, उनके लिए भी काफी सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी दैट वी नीड। लैंड बेस्ड schemes are needed, but non-land based schemes are also needed. In fact, एक बैलेंस की, एक कॉम्बिनेशन की काफी ज्यादा जरूरत है। अब इससे भी बड़ा एक इंटरवेंशन ये होता है, यहां पे हम लोगों ने देखा कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स दे आर टर्निंग इनटू वेज लेबरर्स, राइट। अब सवाल ये बनता है, शुड आई स्टॉप दिस और नॉट? इसके ऊपर भी एक चर्चा की जरूरत है। सबसे पहली चीज, क्या मुझे इंटरवीन करना चाहिए? जो भी अभी फार्मर्स है जिनकी इनकम फार्म से आ रही है, तो क्या मैं उसे बढ़ाऊं और टर्निंग इनटू वेज लेबर में स्टॉप करूं, राइट? यस, एब्सोल्युटली स्टॉप करने की तो जरूरत है ही। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, यहां पे मेजॉरिटी फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनकी इनकम उनके फार्म से नहीं आ रही है, उनकी इनकम वेज से आ रही है। तो शुड आई टर्न दिस एग्रीकल्चर विच इज द मेन ऑक्यूपेशन इनटू समथिंग एल्स? यानी कि क्या मैं नॉन फार्म इनकम की तरफ मूव हो जाऊं? यानी कि ये जो स्मॉल फार्मर्स है, क्या मैं उन्हें नौकरी की तरफ मूव करूं? ये भी एक पॉलिसी बनती है। देखिए, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें डेवलप्ड कंट्रीज की जो पॉलिसी रही है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, वहां पे हमें ये समझ में आता है कि एग्रीकल्चर को आप मोर एंड मोर कमर्शलाइज कर रहे हैं। वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रही है, इनपुट सब्सिडी तो मिल ही रही है, लेकिन वहाँ पे नॉन फार्म बेस्ड जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वी कैन फॉलो अ स्ट्रैटेजी वेयर वी नीड अ बैलेंस, कि फार्म इनकम भी आनी चाहिए, फार्मर्स भी चाहिए। अगर फार्म से वेज लेबर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उस वेज लेबर को हम लोग अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। जितना पर्याप्त अमाउंट में हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ फार्म इनकम, फार्म प्रोडक्टिविटी, वो रखें और दूसरी जगह पे उन्हें अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस तरह का भी एक डिबेट या फिर डिस्कशन जरूर छिड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पॉलिसी लेवल पे ये समझना चाहिए कि अगर इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, इस तरह की इनकम, फार्म इनकम कम हो रही है, तो एक तो उसे बढ़ाने की जरूरत है, और अगर farmers are turning into wage laborers, then we need to give them proper jobs that can also be explored going into future. But here, from this particular report, we do observe that there is a need for a more wholesome and a more combination-based strategy to fight this problem of agricultural distress in India. I hope that this has given you a good insight into the way of thinking. किस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए, इसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छा एक इंसाइट मिला होगा. That is it right now from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind.